हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट्स क्लियर्ड। और आज हमारा 16th लेक्चर है ऑन टॉपिक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और आज हम फ्रिक्शन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था फ्रिक्शन के बारे में, उसके कॉजेज़ के बारे में, क्या होती है फ्रिक्शन और वो क्यों होती है, और फ्रिक्शन के थोड़े से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। बट आज की वीडियो में हम करेंगे फ्रिक्शन के टाइप्स को। सो बिफोर गोइंग ऑन, इस चैनल को लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को हर जगह शेयर करो। और इंस्टाग्राम पर जो कोई भी इस वीडियो को शेयर करेगा मुझे टैग कर कर, जो कोई भी इस वीडियो को शेयर करेगा मुझे टैग कर कर @cleared concepts, उसको मैं, जो कल शाम तक इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर करेगा और मुझे टैग करेगा @cleared concepts को, उसको मैं डेफिनेटली एक मैसेज सेंड करूँगा। ये है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म भी ऐड करा है जिसके अंदर आप फीडबैक दे सकते हो वीडियोस के बारे में और हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। उस सब के लिए एक फीडबैक फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिया है, आप लोग वहाँ पर जाइए और उस फॉर्म को फिल करिए। चलो तो फिर अब हम अपने लेक्चर पर वापस आ जाते हैं। आज हमने करनी है फ्रिक्शन की टाइप्स। अब इसकी टाइप्स जो है ना, बड़ी अमेजिंग टाइप्स है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अब इसकी हम बेसिकली 3 टाइप्स को क्लासीफाई करते हैं। इसके अंदर हम बेसिकली 3 टाइप्स रखते हैं। पहली होती है हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक नाम से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर चीज़ जो होगी वो स्टैटिक होगी, वो स्टेशनरी होगी, चीज़ यहाँ पर मूव नहीं कर रही होगी। और इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था जब हमने ये वाला ग्राफ बनाया था। अपने पिछले लेक्चर के अंदर, तब हमने इस चीज़ के बारे में समझा था कि जो ये वाला रीजन होता है, ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का। हमने ये बात पढ़ी थी लेकिन हम डेप्थ में नहीं गए थे और आज हम डेप्थ के अंदर जाएंगे। देन जो हमारी सेकंड चीज होती है वो होती है हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वैसे बेसिकली हम इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, सॉरी 3 पार्ट्स में ही करते हैं। पहली स्टैटिक, दूसरी होती है हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस करा था कि जब चीज इस पॉइंट पर आ जाती है, जब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी पीक पर होती है, तब उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और हमारी थर्ड टाइप थी इसके अंदर काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन से हमें पता चल रहा है कि अब चीज के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। अब हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ चुकी होगी और काइनेटिक एनर्जी मतलब ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर होगा। और हमने ये चीज डिस्कस करी थी, जो इसके आगे का पार्ट होगा ये सारा होगा हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन का। ओके, और इस ग्राफ के एक्स और वाई एक्सिस क्या डिनोट करते हैं वो भी बता देता हूँ। जो एक्स एक्सिस है वो होता है हमारा फोर्स और वाई एक्सिस होती है हमारी फ्रिक्शन। ठीक है, इस ग्राफ को हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे जब हम ये तीनों टाइप्स कर लेंगे। उसके बाद हम ये ग्राफ को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ओके, इसके अंदर हमारी सबसे पहले टाइप है स्टैटिक। और एक और बात, हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर भी 2 टाइप्स होती हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर हमारी होती हैं 2 टाइप्स, जो होती है स्लाइडिंग और रोलिंग। अब ये जो चीज़ें हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, ये हमने 8th के अंदर थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी। एनसीईआरटी के अंदर हमें थोड़ा सा दिया हुआ था ये चैप्टर फोर्स एंड हमारा जो कोई भी चैप्टर था 8th के अंदर फोर्स के बारे में, उसके अंदर फोर्स एंड फ्रिक्शन नाम का चैप्टर था हमें 8th के अंदर साइंस के अंदर। और उसके अंदर हमने स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है वो तब होती है जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, ऐसे सरपास कर जाते हैं। और रोलिंग होती है जब चीज़ें एक दूसरे के ऊपर रोल करती हैं। तो अब हम इस चीज़ को थोड़ा फिजिक्स की डेप्थ के अंदर समझेंगे। तब हमने सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ा था, हमने कोई इसकी इक्वेशन नहीं पढ़ी थी, हमने इसके लॉज नहीं पढ़े थे, हमने इसके ये नहीं पढ़ा था कि हम इसे फाइंड कैसे करें। बट आज हम वो सब करेंगे। पहली बात है हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? अब स्टैटिक फ्रिक्शन हमें नाम से पता चल रहा है और हमने यहाँ पर अभी डिस्कस भी करा है, जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता तब जो फ्रिक्शन लगती है उसे बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन।
ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन तब होती है जब हम एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं F, बट वो मूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब एक फ्रिक्शन, अब यहाँ पर फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब यूज के अंदर होती है, या तब हमारे रोल प्ले करती है जब ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स तो लग रही है बट वो मूव नहीं कर रहा है। और वो क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर। और सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है तो जितनी फोर्स लगेगी उतना ही फ्रिक्शन लगेगा और वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो रोल प्ले में आएगा। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में मूव नहीं करता है। ओके, सो स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में जो हमारी फोर्स अप्लाइड होती है वो हमारी फ्रिक्शन के बराबर होती है। अब ये दोनों वेक्टर्स हैं तो हमें साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो यहाँ पर फ्रिक्शन नेगेटिव होगी, लेकिन अगर हम मॉड लगा दे, मॉड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये जो चीज़ है, ये दो लाइंस, इन्हें हम मॉड कहते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन होता है, हम 11th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ये हमें किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, तो जो इन दो फोर्सेज है इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट इनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, जो हमने इस माइनस के साइन से दिखा दिया है। सो ये था हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, बड़ा सिंपल सी चीज़ है, बड़ी सिंपल। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, अब इसको हिलाने के लिए हमें चाहिए होती है 5 न्यूटन की फोर्स। इस ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए हमें चाहिए होती है 5 न्यूटन की फोर्स, बट अगर हम सिर्फ 2 न्यूटन की फोर्स लगाएं तो फ्रिक्शन खुद को 2 न्यूटन के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। सो तब हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगी, क्योंकि तब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन खुद को इस लेवल तक एडजस्ट कर सकता है, इतना एडजस्ट कर सकता है फ्रिक्शन का। और हमने ये बात डिस्कस करी थी पिछले लेक्चर में कि फ्रिक्शन सिर्फ एक लेवल तक खुद को एडजस्ट कर सकता है, उसके बाद वो खुद को एडजस्ट नहीं कर सकता। और वो जो लेवल होता है जहां उसके बाद फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, वो ड्रॉप कर जाएगा, वो होता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है जब हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन F, ये सबस्क्रिप्ट में S है, S मतलब स्टैटिक, जब हमारी ये मैक्स हो जाती है, जब हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्स हो जाती है कि इससे ज़्यादा हमारी फ्रिक्शन जो है वो नहीं जा सकती, नहीं, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन काम नहीं कर सकता, इसके बाद फ्रिक्शन अपना जो कोई भी एफर्ट है वो छोड़ देगा और अपना एफर्ट ड्रॉप कर देगा, वो होती है हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन की, वो फ्रिक्शन की लिमिट है। लिमिटिंग के अंदर हमारे पास वर्ड है लिमिट, और लिमिट हमें बता देता है कि ये फ्रिक्शन की लिमिट है, इससे फ्रिक्शन ज़्यादा काम नहीं कर सकती इस केस में, ये फ्रिक्शन की लिमिट है। और ये होती है हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाती है तब ये होती है हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, सो अब इन दोनों के लॉस पढ़ लेते हैं एक बार कि इन दोनों के लॉस क्या होते हैं। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है ये अपनी लिमिट से पहले, लिमिटिंग फ्रिक्शन से पहले सेल्फ एडजस्ट कर लेती है। इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये खुद को फोर्स के हिसाब से एडजस्ट कर पाए। ओके, सो ये होती है हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन, ये इसका लॉ होता है। मतलब यहाँ पर जो हमारी फोर्स है वो फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होती है, ये होता है इसका लॉ। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? अब हमें ये तो पता चल गया कि जितनी फोर्स होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी फ्रिक्शन होगी। ओके, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी फ्रिक्शन होगी, ये चीज़ हमें पता चल चुकी है। या इक्वल होगी, वैसे तो इक्वल ही होगी, प्रोपोर्शनल लगाने का ज़रूरत नहीं है। अब हमने ये चीज़ पढ़ी थी फ्रिक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, जब हमने फ्रिक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स करे थे पिछले लेक्चर के अंदर, तब हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि फ्रिक्शन जो होती है वो हमारी ऑब्जेक्ट के वेट के ऊपर डिपेंड करती है, और वेट नॉर्मल के ऊपर, और फ्रिक्शन हमारी नॉर्मल के ऊपर डिपेंड करती है और नॉर्मल वेट के ऊपर। सो वो चीज़ें अलग है, बट फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग, जो नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगी। अब नॉर्मल फोर्स भी अलग अलग केसेस के अंदर अलग अलग होती है, ज़रूरी नहीं है कि जितना वेट है उतनी ही हमारी नॉर्मल हो, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, नो। जब हमने, आपको याद होगा जब हमने फ्री बॉडी डायग्राम्स करे थे तो हमारे पास काफ़ी सारे केसेस आए थे जब हमारे पास वेट इज इक्वल टू n प्लस एम जी साइन थीटा, या ऐसे कुछ चीज़ें आ रही थी हमारे पास, जहाँ पर हमने नॉर्मल को
वेट के साथ इक्वेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस करना पड़ रहा था। सो फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल नॉट वेट। वेट के प्रोपोर्शनल हमारा फ्रिक्शन नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, काफ़ी बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि नॉर्मल और वेट इक्वल होता है, बट नहीं होता। और अभी हम नॉर्मल के ऊपर एक अलग से लेक्चर ले लेंगे, जिसके अंदर हम उन सारे केसेस को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, ताकि हमें एक बार अलग से हम नॉर्मल को अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि वहाँ पर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि वहाँ पर हमने वर्टिकल मोशन की ज़्यादा बात नहीं करी थी जब तक हम पुली की बात नहीं कर रहे थे। सो नॉर्मल को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे एक अलग से टॉपिक लेकर, ताकि आप लोग अच्छे से अब उस पर ध्यान दे पाओ, क्योंकि हो सकता है आपने पहले ध्यान ना दिया हो सोच कर कि क्या है ये, छोड़ दो, लेकिन नहीं। सो फ्रिक्शन जो होती है वो हमारी नॉर्मल पर डिपेंडेंट होती है। अब हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, क्योंकि हमें तो वैल्यू निकालनी है, वैल्यू प्रोपोर्शनैलिटी में तो हम करेंगे नहीं, हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाकर इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो हमें पता है एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और उस कांस्टेंट का नाम इस केस में होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और उसको हम लिखते हैं ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, उल्टा बना दी मैंने, ऐसे। एक ऐसा यू लिखते हैं जिसकी जो ये वाली टांग है ज़्यादा लंबी होती है, और ये एक ग्रीक सिंबल होता है। जैसे हमने काफ़ी सारे सिंबल करे हैं ना, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, डेल्टा, ठीक है, सिग्मा, ऐसे करके काफ़ी सारे सिंबल होते हैं, ग्रीक सिंबल्स होते हैं, और ये वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। उसी तरह से, इसी तरह अल्फा, बीटा, गामा की तरह हमारे पास एक और वो होता है जिसे हम बोलते हैं म्यू, और उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा म्यू, MU, म्यू, ठीक है। सो यहाँ पर ये म्यू आता है, और इस केस में, फ्रिक्शन के केस में, हम इस म्यू को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पर लिख देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पर हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर जो ये म्यू है होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये दो सरफेसेस के बीच में जो सरफेस होते हैं, लाइक ये एक ऑब्जेक्ट, ये ग्राउंड है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अब जो इनके ये सरफेस होंगे, इनके बीच में जो कोएफिशिएंट लगेगा फ्रिक्शन का, उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये अलग अलग सरफेसेस के साथ वेरी करता है, ये अलग अलग सरफेसेस के साथ वेरी करता है। अब ये सारी चीज़ें मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर डिस्कस करी थी फ्रिक्शन की, बट जिन लोगों को याद नहीं है यार, मैं एक बार दोबारा याद दिला देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको अगर अभी याद नहीं है तो आपको ये आगे का लेक्चर समझ नहीं आएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट का फ्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, चाहे 4 मीटर स्क्वायर हो, चाहे 6 मीटर स्क्वायर हो, फ्रिक्शन अगर उसका नॉर्मल और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल है तो सेम रहेगा। ओके, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल फोर्स एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होती है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और हमारा तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये था कि जो वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होती है उसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यूज होता है, ठीक है। तो जो हमारे फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट होते हैं वो भी हमारे पास 3-4 टाइप के होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जितनी फ्रिक्शन है उतने टाइप के कोएफिशिएंट्स होते हैं, और हम जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे उनको डिस्कस भी करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल, ठीक है। और ये हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे फाइंड आउट करें, अब इस चीज़ का कोई डेफिनेट, अब ये तो हमें जैसे अभी नहीं, अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल कर कर आ जाता है, बट जनरली हमें क्वेश्चंस के अंदर गिवन होता है, हमें ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जनरली क्वेश्चंस के अंदर गिवन होता है, तो हम इसे एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं। बाकी मैं एक तरीका बताता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड आउट करने का। अभी हम एक बार ये स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन कर लें, उसके बाद मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे हम स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्पेसिफिकली
लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी वो मैं बताऊंगा। हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताएंगे आपको। सो इसकी वैल्यू हम ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। तो ये बात थी हमारी सारी स्टैटिक फ्रिक्शन की। अब आ जाते हैं हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉस पर और हाउ टू कैलकुलेट इट। फिर हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन तब होती है जब हमारी फ्रिक्शन पीक पर होती है, और जैसे ही, और लिमिटिंग फ्रिक्शन वो पॉइंट होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा वो पॉइंट होता है जिसके जस्ट बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो मूव करना शुरू करने वाला होता है। द ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव आफ्टर इट रीचेस द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को रीच करने के बाद ऑब्जेक्ट हमारा चलने लग जाएगा। देखो यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर बनाए तो एकदम से ड्रॉप आ जाता है और एकदम से ऑब्जेक्ट चलने लग जाता है, ठीक है। सो ये होते हैं हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो ये था इसका लॉ। अब फिर से इसको कैसे कैलकुलेट करें, अब इसकी बात भी सेम होती है। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, F इज इक्वल टू म्यू एल एन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इनटू एन। और एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बात बताता हूँ, जो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है और जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेम होता है, ये दोनों सेम होते हैं, ओके। सो इसको भी हम उसी फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जिससे आप स्टैटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट और लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो उन्हें आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। सो एक्सपेरिमेंट क्या है कि ये एक टेबल है, वहाँ पर ड्रॉ करते हैं इसे थोड़ी खुले एरिया में। सो यहाँ पर ये एक टेबल है और यहाँ पर हमने एक लगा दी पुली, ओके। यहाँ पर ये एक टेबल है और यहाँ पर हमने एक पुली लगा दी। अब क्या करो, यहाँ पर रखो एक बुक, यहाँ पर एक बुक रखो, स्ट्रिंग को टाई करो और यहाँ पर वेट रखने के लिए एक छोटा सा वो कर दो, प्लेटफॉर्म सा बना दो एक, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया, एक बुक रख दी और यहाँ पर वेट रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म लगा दिया। अब यहाँ पर आप वेट रखो, मान लो पहले हमने रखा 100 ग्राम, ऑब्जेक्ट नहीं मूव करा। फिर हमने इसे 200 ग्राम कर दिया, ऑब्जेक्ट तब भी मूव नहीं करा। हमने ऐसे करते करते इसे 2 kg कर दिया। अब ऑब्जेक्ट के अंदर जरा सा झटका आया और ऑब्जेक्ट चलने लग गया, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एकदम से लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद चलने लग जाएगा। जैसे ही, अभी इससे पहले हमने क्या करा हुआ था, इससे पहले हमारा मान लो था 1950 ग्राम्स था इससे पहले। जैसे ही हमने 50 ग्राम का और वेट रखा इसके ऊपर, 2 kg हो गया और वैसे ही ये चलने लग गया, ये बस चलने लग गया। तो ये होगी हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी क्योंकि 2 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पर वेट की बात कर रहे हैं हम, मास और वेट के अंदर बहुत फर्क होता है क्योंकि अभी हम फिजिक्स में बात कर रहे हैं। सो जैसे ही 2 न्यूटन की फोर्स आई वैसे ही ऑब्जेक्ट चलने लग गया। और हमें इस बुक का वेट भी पता है, हमें इस बुक का वेट भी पता है, बुक का वेट भी पता है हमें। मान लो इसका वेट 1 kg है, 1 kg है। तो अब हम फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, फोर्स अपॉन ये वेट, सिंपल, ठीक है। क्योंकि जो ये फोर्स होगी ये हमें फ्रिक्शन बताएगी कितना है, और जो ये वेट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक इंक्लाइंड प्लेन पर नहीं है, नॉर्मल हमेशा जब वेरी करता है तो वो एक इंक्लाइंड प्लेन पर वेरी करता है। जब वो प्लेन सरफेस पर होता है तब उसका नॉर्मल और वेट सेम रहता है, ठीक है। तो इसका वेट हमें इसका नॉर्मल बता देगा, तो वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। नाउ अब बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की और रोलिंग फ्रिक्शन की। स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। सो व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन। अब हमने जो अपनी छोटी क्लासेस के अंदर थोड़ी सी हमने नॉलेज गेन करी है, उसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है
वो तब काम में आती है जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं और ऑब्जेक्ट के सरफेस आपस में स्लाइड कर रहे होते हैं, ऐसे घिस रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा डस्टर है, ये एक सरफेस है, ये इसका एक सरफेस है। जब ये ऐसे चल रहे हैं, जब ये ऐसे एक दूसरे को स्लाइड पास्ट कर रहे हैं, तो इनके अंदर जो इन दोनों के सरफेस के अंदर फ्रिक्शन लग रही है वो होगी हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दैट वुड बी आर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये होती है हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू पिक्चर अपोजिंग द रिलेटिव मोशन when one body is actually moving over the surface of another body, it is known as sliding friction। मतलब जब एक वो फ्रिक्शन जो तब हमारी पिक्चर के अंदर आती है जब दो ऑब्जेक्ट से दूसरे को के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं, सरफेस से एक दूसरे को स्लाइड पास्ट कर रहे होते हैं, तब जो फ्रिक्शन हमारी पिक्चर के अंदर रोल प्ले करने आ जाती है, दैट इज आर काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसकी वैल्यू फिर से हम उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, F इज इक्वल टू म्यू ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसको हम K से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्लाइडिंग को हम जनरली काइनेटिक बोलते हैं, रोलिंग को हम अलग से एक पार्ट बना देते हैं कई जगह, तो हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट को हम K से लिखते हैं क्योंकि वो जनरली हम उसे काइनेटिक बोलते हैं, इनटू नॉर्मल। सेम फॉर्मूला, ओके। और एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होता है, जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होता है, दैट इज ऑलवेज लेस देन आवर स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, ऑलवेज लेस, क्योंकि तब ऑब्जेक्ट्स मोशन के अंदर आ जाते हैं। और इसको आप सिंपली इस ग्राफ से भी समझ सकते हो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की नॉर्मल सेम है बट फ्रिक्शन के अंदर डिफरेंस आ गया, ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन के अंदर डिफरेंस आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब जैसे ही ऑब्जेक्ट चलने लगेगा वैसे ही उनके कोएफिशिएंट्स चेंज हो जाएंगे, वैसे ही उनके कोएफिशिएंट्स चेंज हो जाएंगे, ओके। रोलिंग फ्रिक्शन, अब रोलिंग फ्रिक्शन एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप ऑफ फ्रिक्शन है, इसे हम बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, हम इसे हर जगह देखते हैं बट हम इसे पहचान नहीं पाते, ओके। सो पहले बता देता हूँ रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। रोलिंग फ्रिक्शन तब काम में आती है जब एक सरफेस है उसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसे स्लाइड ना कर कर ऐसे रोल कर रहा हो, जैसे ये अभी इसके ऊपर रोल कर रहा है, जैसे ये अभी इसके ऊपर रोल कर रहा है, इस तरह से जब ऑब्जेक्ट रोल करे उसे हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ओके। वो होती है हमारी रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन का भी फॉर्मूला सेम होता है, इसको हम R से डिनोट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। और जो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ये हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ओके। सो अल्टीमेटली रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर कोएफिशिएंट सबसे कम होता है, मतलब फ्रिक्शन सबसे कम लगती है रोलिंग केस के अंदर, सबसे ज़्यादा लगती है स्टैटिक और लिमिटिंग केस के अंदर, ओके। जो स्लाइडिंग है उसके अंदर बीच में लगती है। सो अब रोलिंग फ्रिक्शन के बहुत सारे हमारे एडवांटेजेस हैं। कैसे? जैसे जो हमारे बॉल बेयरिंग्स होते हैं, ठीक है। अब साइकिल के अंदर ये हमारा व्हील है, ठीक है, ये ऐसे है और इसके ऊपर यहाँ से ऐसे चेन लगी हुई है, ओके। ये हमारी साइकिल का वो है और उसके ऊपर यहाँ से ऐसे चेन लगी हुई है। नाउ ये यहाँ पर हमारा एक्सेल है जहाँ पर हमारे वो व्हील्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ये हमारी वो चेन है, यहाँ पर हमारा एक्सेल है जहाँ पर हमारे व्हील्स अटैच्ड होते हैं। सो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, यहाँ पर छोटी छोटी हमने बॉल्स ऐड करी होती है, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर हम सिंपली इसको ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देंगे, इन दो सर्कल्स को, इन दो गियर्स को अगर हम एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही रख देंगे बिना बीच में किसी चीज़ के, तो ये वेयर एंड टेयर क्रिएट करेंगे। हमें पता है फ्रिक्शन हमेशा वेयर एंड टेयर क्रिएट करता है। सो यहाँ पर अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, रोल नहीं करेंगे, स्लाइड करेंगे वो एक दूसरे के ऊपर, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा वेयर एंड टेयर होगा, मतलब चेन जल्दी खराब होगी। सो इसीलिए हमने यहाँ पर छोटी छोटी बॉल्स ऐड कर दी। उससे क्या होगा, जब हम यहाँ पर पैडल मारेंगे, ये चेन घूमेगी,
तो ये बॉल्स घूमेंगी और ये बॉल्स रोल हो रही हैं और फिर ये इस एक्सेल को रोल कराएंगी, जिसकी वजह से हमारी फ्रिक्शन कम हो जाती है और हमारा काम भी हो जाता है। इससे हमारी मशीन जल्दी ख़राब नहीं होती है। ओके, सो ये है हमारे रोलिंग फ्रिक्शन के एडवांटेजेस। एक और इसका एडवांटेज होता है, एक और इसका एग्जांपल है कि जो हमारे सूटकेस होते हैं उसके नीचे टायर दिए होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम, आपने देखा होगा कि जब हम एक बैग को ऐसे घसीटते हैं, जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऐसे घसीटते हैं, जब हम एक बैग को जो बहुत ज़्यादा भारी है, जब हम उसे घसीटते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। बट एट द सेम टाइम जब उस सूटकेस के नीचे टायर्स होते हैं तो हमें बहुत कम फोर्स लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन अब जो पहले स्लाइडिंग में थी, जो फ्रिक्शन पहले स्लाइडिंग मोड में थी, अब वो रोलिंग मोड में आ चुकी है। रोलिंग मोड में आने से फ्रिक्शन कम हो गई, कम हो गई तो हमें फोर्स कम लगानी पड़ी। ओके, पूरी कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो अब हम फ्रिक्शन के थोड़े से, अब ये तो बात थी हमारी ये। अब फ्रिक्शन जो होती है, ये तो बात करी जब हमने सॉलिड्स की, ये हमने सॉलिड्स की बात करी। अब फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स की बात कर लेते हैं। ज़्यादा डीप टॉपिक, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं करेंगे अभी हम, वो जब हम एक अलग से टॉपिक करेंगे, पूरा एक अलग से हम चैप्टर करेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स, तब हम इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन हमने जो टॉपिक है वो छेड़ा ही हुआ है और ये उसका एक छोटा सा पार्ट है, तो वो भी कर लेते हैं। दैट इज़ फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स। फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स, अब हमने ये छोटी क्लासेस के अंदर बात पढ़ी है कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वो भी एक फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं, और वो होती है फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स। अब ये जो फ्रिक्शन है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि फ्लूइड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए हमने इसे एक स्पेशल नाम दे दिया, दैट इज विस्कस फोर्स। अब जो ये विस्कस वर्ड है ये आपने बहुत जगह सुना होगा, आपने सुना होगा कि जो मरकरी होती है वो वाटर से ज़्यादा विस्कस होती है। विस्कस क्या होता है? विस्कस होता है कि डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब वो जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा एग्जर्ट करती है। ठीक है, ये होती है हमारी फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स। सो क्या होता है कि जब जो हमारा एक ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अलग अलग लेयर्स से पास करता है, लिक्विड की लेयर्स को क्रॉस करता है, वैसे वैसे उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट होता है और उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स। ओके, सो ये हमने एक छोटा सा ओवरव्यू लिया है। जब हम इस टॉपिक को डेप्थ में करेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, तब हम इस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। सो अब हम एक छोटी सी चीज़ ले लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि वो चीज़ हमने ऑलरेडी पता है, हमें हमने पढ़ी हुई है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस वाली चीज़ होती है, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, और हम कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। सो पहली बात एडवांटेजेस करते हैं इसके। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या होंगे फ्रिक्शन के? हम लिख सकते हैं, जो मैं आप लोगों को इस बोर्ड के ऊपर लिख के दिखा रहा हूँ, कैसे लिख के दिखा पा रहा हूँ? फ्रिक्शन की वजह से हम चल सकते हैं। क्यों चल पाते हैं? हमने बात करी थी न्यूटन के थर्ड लॉ के अंदर कि हम उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। हमने न्यूटन का जब थर्ड लॉ करा था तब हमने बात करी थी कि हम अर्थ के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, वो हमारे ऊपर रिटर्न में एक फोर्स एक्सर्ट करती है। बट जब हमें ऐसे फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो हमारा पैर पीछे की साइड क्यों फिसल क्यों नहीं जाता? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन है, हम चीज़ों को पकड़ पाते हैं। मैंने डस्टर को पकड़ा हुआ है ऐसे, ये फिसल नहीं रहा है मेरे हाथ से, क्यों? यहाँ पर फ्रिक्शन है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ आर एवरीडे वर्क आर रिलेटेड टू फ्रिक्शन। हमारे दिन की आधे से ज़्यादा काम फ्रिक्शन की वजह से हो पा रहे हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो काम हम कर ही ना पाए। देन ओके, सो एडवांटेजेस हमें पता है, बहुत सारे हैं। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम उसे रिड्यूस करने की बात करेंगे। हम कहेंगे कि फ्रिक्शन के इतने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं तो हम उसे रिड्यूस करने की बात ही क्यों करते हैं। अब हमें ये चीज़ भी पता है कि हर कॉइन के दो फेसेस होते हैं, तो अगर हम यहाँ पर फ्रिक्शन को एक कॉइन माने तो उसके दो फेसेस होंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। और फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिड्यूस करने का, रिड्यूसिंग मेथड्स का।
तो पहले डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं ताकि हम सोच पाए कि उसको रिड्यूस कैसे करें। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर। फ्रिक्शन वियर एंड टियर कॉज करता है। फ्रिक्शन चीज़ों को रप्चर करता है। जो कोल्ड वेल्ड्स बनते हैं फ्रिक्शन उनको रप्चर करता है। दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। सेकेंड थिंग, फ्रिक्शन हीट जनरेट करता है। फ्रिक्शन हीट जनरेट करता है जिसकी वजह से काफ़ी सारे मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। ओके, फ्रिक्शन हीट जनरेट करता है जिसकी वजह से मशीन ओवर हीट हो जाती है और जो मशीन के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, उनके अंदर एक ग्लिच आ जाता है। इट इज़ अनदर डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन के जितने भी डिसएडवांटेज होते हैं, फ्रिक्शन का एक और डिसएडवांटेज है कि फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स देनी पड़ेगी। फोर्स देनी पड़ेगी तो हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उसकी वजह से जो मशीन की एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है? इनपुट बाय आउटपुट, सॉरी आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट बाय इनपुट कि हमने मशीन को कितना इनपुट दिया और उसने हमें उसके बदले कितना आउटपुट दिया, वो होती है मशीन की एफिशिएंसी। अब थोड़ा सा जो फोर्स है, थोड़ी सी जो एनर्जी है वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के अंदर लगेगी तो ऑटोमेटिकली मशीन की एफिशिएंसी कम होगी और इसीलिए किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है फ्रिक्शन की वजह से। अब हमने डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ लिया। अब हमें जो हमारा केस है ये समझ में आ चुका है, तो अब हम इसके बारे में जो सॉल्यूशंस है इनके बारे में सोच सकते हैं। अब हमने एक चीज़ पढ़ी है, अब हम बात कर रहे हैं कि हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करें। अब हमने एक चीज़ पढ़ी है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग में कन्वर्ट कर दो, सिंपल सी बात है। जैसे हमने ये साइकिल के केस में और जो हमारे सूटकेस है इसके केस में करा है, ऐसे हमने बहुत सारे केसेस में कन्वर्ट करा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में और इसने हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करी है। सेकेंड चीज़ हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ऐड लुब्रिकेशन। हम उसके कॉज को ही ख़त्म कर देते हैं। फ्रिक्शन के हमने पिछले लेक्चर के अंदर कॉजेज करे थे, हम उसके कॉज को ही उखाड़ देते हैं। हम जो हमारी मुसीबत है, जो हमारी दिक्कत है, उसको जड़ से उखाड़ देंगे। क्या करेंगे? अब हमें पता है कि यहाँ पर ऐसे कोल्ड वेल्ड्स होते हैं, जब वो इंटरलॉक हो जाते हैं उसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लुब्रिकेंट्स ऐड कर देंगे। लुब्रिकेंट्स ऐड करने से क्या होगा? जो ये सरफेसेस हैं वो आपस में मीट नहीं करेंगे, वो आपस में इंटरलॉक नहीं होंगे और वो एक दूसरे को आसानी से चल पाएंगे। वो सरफेसेस आपस में फ्रिक्शन नहीं क्रिएट करेंगे, कम फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे और उसकी वजह से हमारी फ्रिक्शन कम हो जाएगी। तीसरा मेथड हम ये कर सकते हैं कि हम चीज़ों को पॉलिश कर दें। हम सरफेसेस को पॉलिश कर दें कि उसके जो कोल्ड वेल्ड्स हैं, जो ये वेल्ड्स हैं, वो इतने बड़े बड़े ना होकर इतने इतने से रह जाए ताकि इंटरलॉकिंग कम हो जाए। ओके, सो हम चीज़ों को पॉलिश कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन के हमें एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं और जहाँ पर हमें डिसएडवांटेज ज़्यादा लगता है वहाँ पर हम उसे रिड्यूस कर देते हैं। सो ये सारी कथा थी हमारे 2 लेक्चर्स की फ्रिक्शन के बारे में। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये फ्रिक्शन और इसको हमने बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में और अच्छे तरीके से पढ़ा है। सो अगर आपको ये फ्रिक्शन का चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है और आपको मज़ा आया पढ़ के, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और इसको शेयर कर दो इंस्टाग्राम पर विद टैगिंग मी @cleared concepts और मैं आप लोगों को पक्का कल शाम तक एक मैसेज दूंगा अगर आप मुझे कल शाम तक शेयर करोगे वीडियो को @cleared concepts पर इंस्टाग्राम पर। ऑल्सो टेलीग्राम पर यू वर आस्किंग मी कि मैं आपको कहाँ पर डाउट सेंड करूँ। वैसे तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, okay, but if you want to ask some questions personally to me, so you can ask me @concepts cl, concepts @concepts cl
मेरा अकाउंट है टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप मुझे पर्सनली क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके। ऑल्सो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फीडबैक फॉर्म ऐड कर दिया है, वहाँ पर आप जाइए, फीडबैक दीजिए, आपको लेक्चर्स पसंद आए नहीं आए, हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। सो आई वुड लव टू हेयर ऑल योर फीडबैक्स एंड आई वुड ऑल्सो इम्प्लीमेंट दैम। So, this was all about it. Till then, goodbye, take care, see you in the next lecture. And our next lecture would be about motion in a vertical circle. बहुत ज़्यादा अमेजिंग टॉपिक है यार, भूलना मत देखना।